एक होता है आशावादी और एक होता है निराशावादी काल के हिसाब से। तो आप आशावादी विचार से बात कर रहे थे, एक तो ये है। दूसरा होता है कि एक व्यक्ति अनसेफ जोन में खेलता है, यानी नो गेम नो रिस्क। तो कुछ लोग सेफ जोन में खेलते हैं। तो एक तो ये विचार भी इसमें दिखा। तीसरा ये है कि जब आप बॉडी को बना लेते हैं और एनर्जी सर्कुलेट होने लगते हैं, तो फिर ये व्यक्ति सब साथ आते हैं देने के लिए। ठीक है ना? ये तीन बातें हैं इसमें। और जो कुछ लोगों का 100 व्यक्तियों पे ये सब, तो ये तो खैर सबका अपना अपना सोच होता है। कोई पायलट से निकलता है, कोई मूलाधार से जाएगा, और किसी को ऐसा सतगुरु मिल जाएगा जो सहस्त्रार्थ से ही लाता है। तो वो तो निर्भर करता है व्यक्ति की रचना के विज्ञान पे, कि वो किस लेवल का रचयिता है। उसी हिसाब का वो रचना करेगा। लोग जाल भी बुनते हैं और महाजाल भी बुनते हैं। तो जब रचना में जाता है विषय, तो रचना का शाब्दिक मॉडल सब तो तैयार ही हो गया है। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 फॉर्म है। मन में आया, वो ड्राफ्ट हुआ और एक्टिवेट हुआ। अब उसका कर्म का जो और आगे का सिद्धांत है, उस पे व्यवहारिकता होने के बाद ये चीज निकल के आएगा। तो इस वीडियो के सुनने के बाद तो जो मुझे संकेत करना था वो मैंने आपको कर दिया है। हाँ, तो बाकी मुझे तो अपने मॉडल पे डटे रहिए। हाँ, बाकी इसमें एक चीज मुझे याद आई है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। भारत का अपना गौरवशाली इतिहास है, कभी तो रहा होगा, क्योंकि 1600 ईस्वी से पहले तो एक भी वैज्ञानिक का नाम भी नहीं है पश्चिम के पास। लेकिन अपने पास तो त्रेता का भी है। नहीं, और जो हमारे महर्षि थे वो वैज्ञानिक ही थे। वैज्ञानिक ही थे ना, वो तो जो महर्षि भारद्वाज हैं, हाँ, उन्होंने तो विमान शास्त्र लिख दिया जिसमें 3000 श्लोक हैं। हाँ, तो जो जितने हैं और 32 तरीके के विमानों को बनाने की विधि दी गई है जी, तो वो महर्षि होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। और उनका विज्ञान का ज्ञान जो है वो कॉस्मिक आराधना के ऊपर आधारित था। हाँ, तो ध्यान निधि विज्ञानदायक थे ना वो लोग। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान को प्राप्त करते थे। बिल्कुल, उनका यही मॉडल था। हाँ, तो ध्यान से जत ब्रह्मे यानी पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये जो सूत्र है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो मान लीजिए गूगल है, तो गूगल के ऊपर में जितना चीज डाउनलोड है उसके सर्वर में, वो जब हम अपने मॉनिटर पे कनेक्ट करेंगे नेट को और लॉगिन करेंगे तो खुलेगा। अगर जो चीज लोड ही नहीं है तो वो तो नहीं खुलेगा, क्योंकि लोड ही नहीं है। हाँ, वो कहाँ से आएगी? तो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर, तो जो नेचर का सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सल, उसमें तो उन्होंने सब कुछ सूक्ष्म रूप में डाल रखा है, और उसका फाइनल पीस प्रोडक्ट जो तैयार किया वो मनुष्य है। लेकिन हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं अपने ऐप को। तो लॉगिन करने के लिए तंत्र जो ऑपरेट होगा उसके लिए ही तो मंत्र है। हम मंत्रों को साध ही नहीं रहे हैं, हम तो किताब से उठाते हैं सब कुछ। तो जब किताब से हम पढ़ेंगे तो वो तो चेतन पे ही रह जाएगा, और ध्यान से जो निकलेगा वो तो अवचेतन से निकलेगा। तो पहले ध्यान से ज्ञान, इसीलिए जो गोत्र है वो सोर्स हैं, चाहे भरद्वाज हो, सांडिल्य हो, काश्यप हो, सबका अपना एक विशेष सब्जेक्ट पे पकड़ था, उनका ही सोर्स है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे एक छोटी सी मैं बताना चाहूंगा दृष्टांत। एक बहुत बड़े पंछी थे सर, जिसके बड़े बड़े चोंच और बड़े बड़े पंख थे। मियाँ बीबी समंदर के किनारे ऐसे टहलते चला गया, पानी पी के पेड़ के नीचे सो गया आराम। तो वहां देखा कि लहर आ गई। लहर आई तो उसमें मछली वगैरह ये सब आ गया। उसने जैसे देखा तो वो फटाफट खा लिया।
बोला परमात्मा का शुक्र है, देखो नॉनवेज मिल गया, बिना मेहनत का पोसा आहार। तो जैसे बट रहा है अभी वैसे मिल गया उसको, वो बड़ा खुश हुआ। कई बार एक्सीडेंट होता है कि हमें कुछ अचानक मिल जाता है, लेकिन उससे विचार नहीं जन्म लेता। लेकिन 3 घंटा के बाद वो चूंकि खाना खा के वही फिर लेट गया, तो देखा 3 घंटा बाद फिर लहर आ गई, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है समुद्र का। उसमें फिर मछली वगैरह आ गया। अब उसके अंदर विचार जगा, क्योंकि पूरे धरती पे मनुष्य का विचार का उत्पन्न होता है, उसका 3 ही प्रोसेस है, सोर्स है, देखने, सुनने से या ध्यान करने से। चौथा प्रोसेस ही नहीं है विचार जन्म होने का। और जब विचार जन्म लेगा तो मन को आंदोलित करेगा, और वहां पे रेडियोथेरेपी बनेगा, वाणी तरंग, वो शब्द में हम प्रकट करते हैं या व्यवहार में लाते हैं। तो जब दूसरी बार ये घटना हुआ तो उसके अंदर विचार जन्म लिया कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हर 3 घंटा पर ऐसे ही नॉनवेज मिलेगा खाने के लिए। तो अब विचार जन्म लिया, और ये विचार उसका सत्य था, क्योंकि 3 घंटे पे लहर आ रही है। अब उसके पास कोई काम नहीं रह गया, खाना मिल गया, पानी मिल गया, पेड़ के नीचे विश्राम। तो फिर प्रजनन शुरू हुआ, जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गया। जब 10 पीढ़ी गुजर गई उसकी, 2-4 पीढ़ी गुजरते ही एक बहुत बड़ा जो है उसका अपना कुनबा जन्म ले लिया वहां पे, क्योंकि उनके पास तो खाने कमाने की चिंता ही नहीं थी। फिर जब भीड़ बढ़ी तो नियम लागू हुआ, संविधान बनने शुरू हुए। तो लोगों ने संविधान बनाया कि हमारा ये क्षेत्र है, इसको सुरक्षित रखना है, युवा का ये काम, इसका ये काम, और कोई ऊपर कहीं नहीं जाएगा अपना एरिया छोड़ के। यहीं शादी करना है, यहीं विवाह करना है, बच्चे पैदा करना है, कमाना खाना यही है, जो भी है सब, कहीं नहीं जा। इस चक्कर में क्या हुआ, 10-20 पीढ़ी गुजर गई और कुनबा बहुत बड़ा हो गया। लेकिन एक घटना घटी कि वो जो गगनचुम्बी उड़ान भरने के लिए पंख था, वो फ्लाइंग भूल गया वो। ये घटना हो गई उसके साथ। हाँ। एक दिन उसने देखा एक छोटा सा गोरिल्ला इधर से इधर उड़ रहा था पेड़ पे, और एक छोटा सा फल पका हुआ था, उस पे चोंच मारा, वो गिर गया फल। तो वो जो युवा पक्षी था वो खा लिया उसको, और जब वो खाया तो उसको अजीब सा एहसास हुआ कि ये कितना मीठा है, क्योंकि वो तो वही खाता था, रूटीन वर्क था, चाहे वो कोई मर्सिडीज से जा रहा है या कोई पैदल लंच लेकर के, वो बात एक ही है, वॉल्यूम का फर्क है थोड़ा सा विषय का। तो उसने कहा ये क्या है, तो उसने उसको बुलाया, बोला यार एक बात बताओ, तुम्हारी इतनी छोटी छोटी पंख, इतनी सी चोंच है, तुम उड़ान भर रहे हो, मेरा देख कितना बड़ा बड़ा है। आज यूएस वगैरह जो यूएन हमें सिखाने चला है, और अमेरिका हमें बुद्धि देगा। तो वो बोला यार तुम ऐसे कैसे, बोला सच सुनोगे या तुम्हारी दिल खुश करने के लिए कुछ कह दूं। बोला नहीं नहीं सच बताओ। बोला तुम्हें संस्कार के नाम पर कुसंस्कार दे दिया गया है, जिसके वजह से तुम फ्लाइंग भूल गए। ये घटना घटी तुम्हारे साथ। जैसे हमारे यहाँ आहार अशुद्ध करने के लिए बलि प्रदान, दुनिया जहान, बहुत तरह की बातें होती है। तो उसने कहा फिर, बोला यार तुम सिखा दो मुझे। बोला मैं सिखा तो सकता हूँ, लेकिन ये तो तुम्हारे में अपराध है, ये तो देशद्रोह है, अगर तुम उड़ान भरोगे तो तुम्हें तो मृत्यु दंड मिल जाएगा, और तुम्हारे परिवार वाले हमारे परिवार को और कंप्लेन करेंगे, तो कि अपने बच्चे संभाल के रख, मेरे लिए जीना और दूभर हो जाएगा। बोला कुछ तो उपाय होगा। बोला एक उपाय है कि हम रात को इस चीज की प्रैक्टिस करें। बोला ठीक है, ताकि कोई देखे ना। और वो साधना शुरू किया और उड़ना शुरू कर दिया। एक दिन संजोग से किसी ने उसे उड़ते देख लिया। उसने बोल दिया ये तो उड़ रहा है। समाज पंचायत बैठ गई, बोला भाई ये तो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि पुरखों की बनाई परंपरा तोड़ दी। इससे बड़ा अपराधी कोई हो नहीं सकता। इसे मृत्यु दंड दो, ताकि दूसरे पे कुसंस्कार ना पड़े इस तरह का। अब उसको जी बुढ़े सब बैठ करके फैसला सुनाया, और जवान के चोंच में पत्थर दे दिया, और जब कहा मारो, और पब्लिक जो थी वो एविडेंस थी, ताकि कोई आगे ना करे ऐसा घटना। जैसे ही बोला पत्थर मारो, तो उसने पंख खोल दिए।
और पंख खोला और उड़ान भर दिया। ये लोग तो देखते ही रह गए। वो जब उड़ान भरा सर, तो उसने देखा क्या प्रकृति का नजारा है, जिससे उसका समाज वंचित था। और उसने संकल्प लिया कि मैं जाऊंगा और रिफॉर्म कर दूंगा इस व्यवस्था को। लेकिन जब वो पहुंचा तो उसको भय पकड़ लिया कि ये लोग वही है जो मृत्यु दंड सुनाए थे। अब ये हमें पकड़ेंगे तो ये तो पहले रस्सी बांधेंगे, फिर मारेंगे मुझे, क्योंकि समाज ऐसा करता है। ये उदाहरण है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना करने वाले भाभा का मर्डर हो गया, न समाज पे फर्क पड़ा न सरकार पे। और ऐसे 11 साइंटिस्ट का मर्डर हो गया। 11 सर, टोटल 95 है। अच्छा, 95 है। 95। और जिस इसरो की, और ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। हाँ, और जिस इसरो के चेयरमैन, वो इसरो ने चंद्रयान को लेकर आज पूरी दुनिया में ढोल, उसके संस्थापक सारा भाई का मर्डर हो गया, कोई नहीं पूछा। जीडी अग्रवाल अभी 2018 में मारे गए 111 दिन भूख हड़ताल करके, जो गंगा जी को लेकर के। इतना बड़ा इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। तो ये हालात है। तो वो बोला कि ये तो मुझे मार ही डालेंगे, तो वो छुप के रहने लगा। एक दिन एक जवान उसे पकड़ में आया। उसने उसको विजुअलाइज करवाया कि ऐसा हो सकता है। बोला चल झूठ मत बोल, ऐसा कैसे हो सकता है। वो ठीक ही कह रहा था, क्योंकि उसका दर्शन नहीं था ना। तो इसीलिए वो ठीक कर रहा। ये इसलिए कह रहा था क्योंकि इसका दर्शन था। हाँ, इसने देखा है, जाना है, इसने देखा है। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि हमने तो देखा तय बाहे गुरु कहा, तुमने क्या देख लिया। तो जो देखा वो सही, जो नहीं देखा वो भी सही। क्योंकि वो तो उसने कहा कि वो जिसने देखा उसके लिए देखा सही, और जिसने नहीं देखा उसके लिए नहीं देखा सही। नहीं देखा सही। उसमें गलती नहीं है उसकी, परसेप्शन का फर्क है, और वो भी रियलाइजेशन के ऊपर। अब वो बोला कि मैं उड़ सकता हूँ। बोला तो देख। तो उसने उड़ान भर के दिखाया। तब उसको फेथ हुआ कि हाँ ये तो उड़ रहा है। तो उसने कहा ये तुम भी सीख सकते हो, और जो चीज मैं कह रहा हूँ उसको देख भी सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि तुम इस चीज को पहले सीख लो, और तब जाकर के आगे बात करेंगे। बोला ठीक है। तो दिन में अपने कुनबे में रहता था और रात को निकल के सीखता था। जब वो कंप्लीट हो गया तो एक और को पकड़ लाया। ऐसे करके उसने 10 तैयार कर लिया। जैसे टेररिस्ट सब तैयार करते हैं, वैसे ये पॉजिटिव स्पाई तैयार कर लिया अपना। उसके बाद बोला 5 ऊपर उड़ और 5 नीचे रह। 5 उड़ान भरा, पूरा मोहल्ला में शोर मच गया। ये देखो राम को, ये देखो सोहन को, ये देखो मोहन को, ये सब क्या कर रहा है। तो नीचे बैठे हुए जो 5 थे, बोला क्या कर रहा है, ठीक ही तो कर रहा है। यही हमारी परंपरा है, हम गलत परंपरा में थे। और फिर युवा जो है उड़ान भरने की तरफ चल पड़ा। ऐसे ही हमें समाज में जो पैसिव मोड में चला गया है हमारा सोशल इंजीनियरिंग की एनर्जी, उसको जगाना पड़ेगा। और इनके गले में घंटी बंधेगी। इसीलिए जो संकल्प एक बार ले लिया जाए, उसमें विकल्प जैसी कोई शब्द की जगह नहीं है। तभी वो साधना सिद्ध होता है। मेरी वाणी में आपको वो साधना दिखी या नहीं दिखी? शब्द की जो शुद्धता है, शब्द की जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि शब्द को हम तोड़ते हैं तो 2 ही चीज निकलता है, एनर्जी और इंटेलिजेंसी। किसी भी शब्द को तोड़ेंगे उसका प्रमाण। तो एनर्जी भी है, इंटेलिजेंसी भी है। अब रही उसका एग्जीक्यूशन, क्योंकि कर्म का विज्ञान जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल है। मनसा वाचा तक ठीक है, कर्म जैसे शुरू होता है तो वहाँ विष्णु तत्व का प्रभाव शुरू हो जाता है। उससे पहले ब्रह्म तत्व में होता है सब्जेक्ट। और जब विष्णु तत्व शुरू होता है तो साथ में ही शिवत्व का प्रवाह होता है कि निगेटिविटी आए तो उसको डिलीट कर दिया जाए, यानी संहार किया जाए। अब इस 2 तत्व का प्रवाह कैसे बेहतर होगा, इस पे हम लोग कुंभ में बात करेंगे कि अभी तक का क्रिएशन क्या है, उसका जो नेट है उस कहाँ तक क्या है, उसकी एनर्जी लेवल क्या है। हर दृष्टिकोण से जहाँ से जो सब्जेक्ट कमजोर होगा उसको वहीं से खड़ा किया जाएगा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस बात को एक बार फिर से दोहराते हैं कि ये दो पक्षों में चलेगा, एक जो है कॉन्सेप्ट का रिफाइनमेंट, और दूसरा लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिलाने का। पहले संकल्पित तो हो। क्योंकि यदि आप कुछ भी रिफाइन कर लें, यदि आपने संकल्प शक्ति से वो शक्ति पैदा नहीं की, तो ना आज के राजनेता मानेंगे, और बिना ना आप उनको पराजित कर पाएंगे। बिल्कुल, जब तक आप संकल्पित नहीं होंगे तब तक तो आप कुछ हैं ही नहीं। जब आप कुछ हैं नहीं तो आप कुछ अपेक्षा क्यों रख रहे हैं? सिंपल सा विषय है। और बहुत लोग मिल करके कभी भी परिवर्तन नहीं लाए हैं। जितने रिसर्चर होते हैं उनकी संख्या कम होती है, उपभोक्ता ज्यादा होता है सदा से, चाहे वो कंसेप्ट हो या प्रोडक्ट हो। दो ही चीज तो बिकती है इस धरती पे, एक कंसेप्ट है, एक प्रोडक्ट है। और इसमें कंसेप्ट और प्रोडक्ट दोनों हैं, और उसे जमीन पे एग्जीक्यूशन करने का मॉडल भी है। मतलब ये तो तीनों चीजें हैं ना। मतलब कॉन्सेप्ट है, कहाँ से क्या होगा वो है, और फिर उसे जमीन पर उतारने के लिए अच्छे भारत की संकल्प शक्ति के साथ राजनेताओं को विवश करने का, और यदि वो राजनेता विवश नहीं होते हैं तो उन्हें पराजित करने का मॉडल है, जिसमें साथ में एक राजनीतिक पार्टी का गठन और उसकी इच्छा शक्ति की कोई राजनीतिक कार्य नहीं करेंगे, केवल जो है अपने चंद्रगुप्तों को टिकट देंगे और फिर संकल्प शक्ति से उन्हें विजयी बनाएंगे। और उन्हें किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना। ना। अब उसमें जो आपने जो संवाद कर रहे थे जिन साहब से, तो उनमें और कुछ नहीं है, मात्र इतनी सी विषय है कि जो हम आप सब छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं और सबको लगभग पता है कि चूहे के समाज में एक बिल्ली आके खा जाती थी, और वो लोग बैठ करके चिंतन करते थे कि इसके गले में घंटी बांधना है। और मीटिंग हो करके इसलिए खत्म हो जाती थी कि जो घंटी बांधे उसी को बिल्ली खा जाए। अब फिर मीटिंग हुई तो कुछ चूहे बोले कि उसमें आए नए सब, वो बोले घंटी बांध ही देंगे इसको। तो कुछ बुजुर्ग थे, थके हारे थे, वो बोले ऐसे ही बोल रहा होगा, ये एक कल्पना है, सपना है। हम लोग कितने मीटिंग कर लिए, क्या क्या नहीं किए, घंटी बंद नहीं पाई है अब। तो वो उदास नहीं हुआ, वो एकदम कॉन्फिडेंस में था कि मैं तो बांधूंगा घंटी इसको। तो उसके दो लड़के आए साथी, बोला भाई घंटी बांध दोगे? बोला हाँ बिल्कुल बांध देंगे। बोला कैसे बांधोगे? बोला कैसे बांधेंगे सो बाद में, पहले ये बताओ बांधने में साथ दोगे या नहीं? तो बोला हाँ देंगे। तो बोला देंगे तो तुम कहीं से 100 ग्राम दूध ला सकते हो? बोला अरे किसी दुकान में जाऊंगा, थैली खींच लूंगा एक। बोला तो लेके आओ। और दूसरे को बोला तुम एक कटोरी ला सकते हो? बोला हाँ। बोला लेके आ। वो किसी के किचन में गया, कटोरी ले आया। अब दूध कटोरी जब आ गया तो उसने कहा 2 मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। वो गया सर मेडिकल स्टोर और एक बेहोश करने की दवा ले लाया और डाल के बेहोश करके उस घंटी बांध दी। अब जब घंटी बंद गई तो बोला अब बताऊंगा कि कैसे बंधी। तो समझ में आएगा क्योंकि घंटी बंद गई थी। तो बोला हाँ अब तो हाथ कंगन का आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब तो दिख रहा है। बोला भाई चूहा जात मुंह मारने की आदत, एक बार मेडिकल स्टोर चला गया और वो गोली मैंने खा ली, मैं बेहोश हो गया। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बेहोश किस वजह से हुआ। कुछ बाहर खाया उससे हुआ, इस दुकान में ये दवाई खा, गोली थी सफेद सी वो खा ली, मैं खुद में कंफ्यूज था। फिर मैं एक दिन बड़ी होशो हवास में दुकान गया, सर से पांव तक देख लिया, मैं एकदम ठीक था। मैं उस गोली को खाया और मेरे शरीर में होने वाले जो प्रतिक्रिया थी उसको मैंने महसूस किया और मैं बेहोश में हो गया। मैं कॉन्फिडेंस में आ गया और पूरी तरह से जान गया कि ये बेहोश करने की दवाई है। वो दवाई लाया और बिल्ली के गले में घंटी बांध दी, क्योंकि बिल्ली ऐसे तो गोली खाती नहीं, तो दूध पिएगी और दूध के लिए कटोरी चाहिए। तो दूध ने
दूध की लालच ने उसको बेहोश कर दिया और घंटी मारने का उपाय आसान हो गया। लेकिन ये हम इसलिए बांध पाए क्योंकि एक बार अनजाने और एक बार जानबूझकर मुझे बेहोश होना पड़ा, और वो लोग जो बेहोश नहीं हुए हैं वो घंटी बांधने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए घंटी बंद नहीं रही थी। तो जो परा और अपरा दोनों विद्याओं के ऊपर अनुसंधान करके और शब्द वेदी लेकर के शब्द दर्शन और स्पर्श तीनों एनर्जी के साथ धरातल पर उतरेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका संकल्प सिद्ध ही सिद्ध होगा। और वो ऊर्जा आप हम सब मिल करके मिलेंगे तो है। तो कोई कटोरी लाएगा, कोई दूध लाएगा, कोई दवा लाएगा। अब बेहोश कर देंगे सबको। जरा आंख तो मिलाए, जिस विषय में आंख में आंख डाल करके ही देख ले, 2 मिनट में सॉफ्टवेयर हैंग कर दूंगा। आए तो सामने, बाली तो आधा लेता था, पूरा ही मार दूंगा सॉफ्टवेयर। ये मेरा डायलॉग है। तो हम और आप एक ही डायलॉग बोलेंगे तो न समभाव में हुए। हाँ बिल्कुल सही। समभाव का जो सिद्धांत है उसमें शरीर अलग होता है। अच्छा ये बताइए, आपको जो है मेरा नंबर कहाँ से मिला और आपको इच्छा क्यों हुई मुझसे बात करने की? दरअसल मैं ऐसे ही एक मेरे इस फोन में ग्रुप है, कोई MP MLA कौन सा ग्रुप में कोई जोड़ रखा है। हाँ MP MLA, हाँ एक ऐसा ही है। हाँ। तो मैं वहाँ अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। जो मेरी बेटी का एक व्यवसायिक है व्यवस्था, सब एक ही बेटी है मेरी, और वो भी बेटी फाउंडेशन चलाती है और एम्पावर चाइल्ड एम्पावर नेशन, वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। ओह ग्रेट। हाँ, बच्चे सबका एम्स से जुड़ करके ट्रीटमेंट कराना ये सब करती रहती है। बस गरीब लड़की की शादी 195 शादी करवा चुकी है लोग। अरे वाह। खुद नहीं हुआ है उसकी शादी, खुद 25 साल की है, लेकिन अपना करती रहती है। तो मैं बैठा हुआ था, उसका फोन आया, कुछ पूछ रही थी और मैं ऐसे ही फोन को देख रहा था। अचानक मेरा उस ग्रुप पे ऐसे क्लिक हो गया, और जैसे ही क्लिक हुआ है तो आपका सरस्वती जी के साथ वाला एक फोटो आया है। और जैसे वो फोटो आया, मैं उस समय मेरा ब्रेन जो था वो किसी और जगह पे था। मैं फोन ऐसे ऐसे कर रहा था लेकिन मेरा ध्यान फोन पे नहीं था। और जैसे ही फोटो आया तो ध्यान मेरा क्लिक किया, मैं फोटो को जूम किया हूँ और जूम करके मेरी दृष्टि जो देखना था देख करके मैं तुरंत फोन नंबर निकाला हूँ और आपको फोन कर दिया। वाह वाह वाह, ये था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। तो ये भी एक संयोग है कि आप जैसी शख्सियत के दिल में ये विचार आया। हाँ। और फिर हम लोग की ये मेका से तीसरी चौथी वार्तालाप भी हो गई। जी। तो ये अपने आप में एक अच्छा संयोग है। बहुत अच्छा। और आज का दिन देखिए ना। और फिर एक कंसेप्ट का व्यक्ति एक ही होता है ना, और द्वैत के सिद्धांत यही कहता है। हम संसार को द्वैत में ही ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अद्वैत का में जब जाता है तो कंसेप्ट एक ही हो जाता है, बस उसका अलग अलग मशीन में वो रखा हुआ है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में लोड है। उसके कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, फिर उसकी निजी लाइफ है, निजी जीवन है, उसका आहार है, व्यवहार, इसका जो अपना व्यवस्था होता है वो उसका पर्सनल होता है सबका। क्योंकि उसमें कैसे होगा, जो कपड़ा हमारा होगा वो आप कैसे पहन लेंगे अगर हमारे हाइट में फाइट में कमजोरी है तो। लेकिन सॉफ्टवेयर के कंसेप्ट में नहीं होता, वो एक ही जैसा होता है, उसमें आप रख सकते हैं उसको। तो वो एनर्जी स्वतः में टैली करता है, समय अनुसार किसी न किसी रूप में फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती है। हाँ, जैसे आप वायरलेस लेकर के जा रहे हैं, अचानक कोई रेडियो पकड़ लेगा फ्रीक्वेंसी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो कुछ चीज अचानक आती है। अगर आप अलर्ट हैं और एनर्जी की कहीं से सोर्स आया है तो एनर्जी उसको पकड़ लेगा, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। और वो जब कनेक्ट होता है तो एक जन्म का नहीं होता, वो कई जन्म का रहता है। और वो जब जैसे कनेक्ट होता है तो पता ही नहीं चलेगा कि ये कब से है।
कब से, ठीक बात है। और ये एहसास नहीं होगा कि एक दिन का है, ऐसा लगेगा जैसे कि बरसों से जुड़े हुए। नहीं, वो बरसों से ही है। उसकी कनेक्शन कटी होती है। वो जैसे जुड़ेगा तो वो रूह आपस में बात करेगा। और हम आप जिस नजर से संसार को दे रहे हैं, ये तो बौद्धिकता है। तो बौद्धिकता का और ज्ञान परंपरा का अलग, दोनों का अलग सोर्स है। बौद्धिकता वाले में पहचान चाहिए कि ये फलाने हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे बैचमेट हैं, ये है। लेकिन रूहानियत वाला में वो नहीं होता है, वो बस कनेक्ट होता है। और उसमें उसका ट्रस्ट दुनिया जहान इस सब से परे होता है, वो सेकंड में मिल जाता है। और अगर उसमें गड़बड़ी होती है तो एरर आने लगता है संवाद में, वो डिबेट मोड में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब संभाव में होता है तो वो संवाद मोड में आता है। संवाद निर्माण के लिए है, डिबेट तो डिफेंस के लिए है। डिफेंस के लिए है, वो तो तर्क वितर्क के लिए है। हाँ, वो किसी काम का नहीं है। वो तो कभी ऐसे ही चिंतन में अगर आपको कुछ खोजना है तो 10 को लड़ा दीजिए विचार से, ताकि वो बाक युद्ध करेगा, उसमें से हम कुछ एनर्जी छान अपने काम कीजिए। हम मिस्टर रावत से कह रहे थे कि आप देखिए यदि आपको कहीं कोई गैप दिख रहा है, तो उन्होंने गैप की बात तो नहीं कही। उन्होंने कहा कि साहब इसे आप प्रोजेक्ट मोड में करके दिखा दीजिए। ठीक है। बल्कि जो हमारा उनसे प्रयोजन था कि आप हमारे मॉडल में यदि कोई कमी पा रहे हैं तो हम उसमें पैच वर्क करके उसको इम्प्रूव कर देंगे। नहीं, वो उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते ना। हाँ, उनको इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल उनका इंटरेस्ट नहीं। हाँ, वो तो आप लिंक के हैं इसलिए बात कर लिए, बस बात खत्म। वो आपकी जानकारी के लिए वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ओपी रावत से मेरी बात हो रही थी। हाँ, तो उनको पता है ना व्यवस्था। हाँ, कि वो ये जो कह रहे हैं वो, और उनकी अपनी स्थिति, और वो कैसे ले लेंगे कदम, उनको बचे हुए जीवन का डर होगा। हम और आप समझते हैं कि आधा सुरक्षा गर्भ में है और पूरा कब्र में है, बाकी कहीं सुरक्षा नहीं है। तो जब सुरक्षा ही नहीं है तो टेंशन किस बात की, जो सत्य है बोल दो। ठीक बात। उनको लगता है कि गर्भ और कब्र में सुरक्षा नहीं, सुरक्षा बाहर है। ये बस इतनी सी दृष्टिकोण का फर्क है। और वो सब बड़े बड़े ऊपर जा करके भी बहुत नीचे हैं अभी तो। ठीक कह रहे जी, ठीक है सर, ठीक। जी, चलिए, तो बहुत अच्छी वार्तालाप हुई। एक बार फिर से जो है जी, बसंत पंचमी के इस अवसर पर जो है आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शारदा, माँ सरस्वती हम लोगों की मदद करे जी, और हमको हमारे संकल्प को पूर्ण करने में जी सभी जो है समान भाव रखने वाले लोगों को खोजने में मदद करे, और हम एक जगह पे आकर अच्छे भारत का संकल्प लेते हुए उसे जमीन पर उतार दें। उनसे भी मैं प्रयाग भी बात किया हूँ, मैं डीआईजी जुगल किशोर जी से बातचीत मेरी हो गई। जी, तो वो बोले हैं कि ठीक है, 12 तक पूर्णमासी हो जाने देते हैं, उसके बाद का समय रखते हैं हम लोग। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप, अब जो हमने आपको वार्तालाप का डिटेल भी दे दी, आपकी वार्तालाप भी आ गई है, वो भी मैंने शायद आपको शेयर किया है। ठीक है। तो वो आई डोंट नो, आज हमारा सिस्टम बड़ा इफिशिएंटली काम कर रहा है। नहीं, ये यूनिवर्सल सर्वर पर जो भी एरर सब था वो सब खत्म हो गया ना आज। हाँ, कनेक्ट हो चुका है। हाँ, नहीं, लेकिन इतने जल्दी कभी नहीं होता है। मैं कोई भी चीज भेजता हूँ तो वो एक आध दिन के बाद ही मेरे पास वापस आती है। लेकिन आज तो देखो, बात होती है और इमीडिएटली इवन हमारे और आपकी बातचीत अपलोड हो गई। सारे देवता एक्टिवेट हो चुके हैं। जो नहीं होंगे उनसे हम लोग बात करेंगे कि क्यों आखिर क्यों। हाँ, उस अच्छे लक्ष्य में आपकी सहभागिता क्यों नहीं, कहाँ है आप, आप आइए। हाँ। आपको आना ही होगा। रही बात ट्रैफिक की, तो वो तो लगता ही है, उससे घबराने की जरूरत थोड़ी है। वो तो देखो, वो तो परीक्षा ईश्वर लेता ही है। वो बिना परीक्षा के तो ईश्वर भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा ना। ये ईश्वर का काम है। हम तो उसका हम तो निमित्त बने हैं, ये उनका काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो करता है, हम तो निमित्त हैं। इसीलिए हमें इसका फल से थोड़ी मतलब है। बिल्कुल, तो कर्म से मतलब है। कर्म से मतलब है, और कर्म शिद्दत से करेंगे, संकल्प से करेंगे, और ईश्वर ने जो परिणाम रच के रखा है वो तो परिणाम निकलना ही है।
और यदि वो परिणाम नहीं निकलता है तो इसका दोष भी किसी दूसरे का ही है, क्योंकि ये उसकी नियति है। और हम तो अच्छा करना चाहते हैं, अब उसको उसका भाग्यफल उसका साथ नहीं दे रहा है तो हम क्या करें। नहीं, गुरु समरथ सिर पर खले क्या कभी तो है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास। जब ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से सर पर सवार हो जाता है, सारे रिद्धि सिद्धि खुद ही आ जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि काम उनका हो रहा है ना, हमारा आपका थोड़ा ही हो रहा है। हम आप तो उनके ही हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आप। उसमें अगर ईश्वर से हम कुछ चाहेंगे तो वो एक शायर जी भी यही कहते थे जी, एक जी ने ये बात कही है कि वो तभी इस दुनिया को त्यागेंगे तो जब तक कि हम ये महापरिवर्तन को जमीन पे ना उतार दें। जी जी। उनके हाँ, उनके किसी भी चेले ने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया है। सब मालूम नहीं कहाँ पे, कोई शाकाहारी में बिजी है, कोई किसी में बिजी है। जो उनकी मूल भावना थी कि युग परिवर्तन होगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और ये सतयुगी इंटरवल होगा, और ये केवल 1000 वर्ष का होगा। 1000 वर्ष के बाद पुनः कलयुग अपनी बची हुई यात्रा पूरी करेगा। ये सब शुरू हो चुका है। हाँ, ये जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी यही कहती है कि ये सतयुगी इंटरवल होगा। और ऐसी ही कुछ बात जो है रहीम ग्रंथों में भी है, रहीम जी के भी उसमें है और कबीर जी के उसमें भी है। नहीं है, पूरा है। और जब इसको देखा जाए ना यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर पर रडार लगा के, तो सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है कहाँ क्या। वो तो एनर्जी समय अनुसार पकड़ में आती है ना। और ईश्वर का क्या है, हम आप तो आए ही है ना। किसी शायर का बहुत अच्छा शेर है कि मैं सजदा करूं और खुल्द मिले, कि मैं पूजा पाठ करूं उसके बदले स्वर्ग ऐश्वर्य मिले मुझे, ऐसा तो मुझे मंजूर नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। बेलौस इबादत करता हूँ, मैं बंदा हूँ मजदूर नहीं। ये तो मेरा कर्म है, कर्तव्य है। मैं मजदूर थोड़े ही हूँ कि भगवान मुझे देंगे कुछ, मैं उन्हीं का तो संतान हूँ। मैं सजदा करूं और खुल्द मिले, ऐसा तो मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, मैं बंदा हूँ मजदूर नहीं। लेकिन कर्म करेंगे तो फल तो आएगा। तो देना है तो मेरी आंखों में वो रसाई दे कि देखूं जो आईना तो मुझे तू दिखाई दे। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब घट मेरे स्वाइयां सुना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए। तो हमारे आपके घट में क्यों नहीं प्रकट होंगे? कहाँ दिक्कत आ रही है उनको? जहाँ दिक्कत आ रही है वो साफ कर दीजिए रास्ता, वो प्रकट हो जाएंगे। वाह, यही कृष्ण गीता में कह रहे हैं। हम नहीं दृष्टि डाल रहे हैं कि ये नूर भी उसका, ये जहूर भी उसका, कोई ना समझे तो कसूर किसका। वाह वाह, तो वाह वाह, ये तो दृष्टिकोण की विषय है, दृष्टिकोण का विषय। हाँ, नाले में सौंदर्य है ना, लेकिन बस नजर सुअर की हो तब है। दृष्टिकोण क्या है हमारा? परमार्थवादी हैं तो दिखेगा, राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र दिखेगा, स्वार्थवादी हैं तो स्वार्थ दिखेगा, अवसरवादी है तो हम पलटी मारेंगे। ये तो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि जिसका एनीमिया हुआ है, आप उसको कहेंगे दौड़ो, कहाँ से दौड़ेगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दौड़ ही नहीं सकता। आज की चर्चा में एकदम आनंद ही आनंद बरस रहा है। आज सरस्वती पूजा है ना सर। चलिए अब इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।